नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट 2024-25 का नियमित बजट लेकर आई है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इस बजट का कंटेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये बजट 2047 तक हमारे देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला पाएगा। उम्मीद है कि आपने उसको जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आज मैं उसी से कनेक्टेड एक विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो बहुत ही अहम विषय है हमारे लिए, हर सिटीजन के लिए। वो एक अहम सवाल यह है कि क्या हमको टैक्स पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिर हमको करना क्या चाहिए। आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होता है, मोस्टली जो भी उसको रिसीट टैक्स आदि से मिलती है, उसी से वो अपना काम चलाती है, उसी से हमको तरह तरह की सेवाएं देती है। तो इसलिए ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि जो सरकार हमसे टैक्स ले रही है, डिफरेंट फॉर्म में ले रही है, उसका वो करती क्या है, उसका उपयोग कैसे कर रही है, और क्या उसको टैक्स देना जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है। दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का यही विषय वस्तु है। इसमें आपको आज मैं बताना जा रहा हूं कि टैक्स क्या होता है, टैक्स और यूजर चार्ज में क्या फर्क होता है, कितने तरह के टैक्स होते हैं, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का उदाहरण देके बताऊंगा कि कहां से कितना टैक्स आता है। लेकिन ये वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, केवल सेंट्रल बजट पे के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं ओवरऑल गवर्नमेंट जो बजट बना रही है, ओवरऑल जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, चाहे स्टेट ले रही हो चाहे सेंटर ले रही हो, उसकी बात मैं कर रहा हूं। इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि टैक्स जो आप पे कर रहे हो कहां तक वो जस्टिफाइड है, आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करूं, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जिसको मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, अगर आप मेरा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे। पहला लिंक है फ्री वेबिनार का और दूसरा लिंक है सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। अगर आपके मन का कोई विषय ऑलरेडी शेड्यूल है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट करेंगे और आप उसमें भाग ले सकते हैं। और अगर शेड्यूल नहीं है तो आप सजेशन दे दीजिए, हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें होने वाली परिचर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो एक लिंक आपको मिलेगा, वो है प्रयास विचार मंच का लिंक। आप उसको क्लिक करिए, अपनी विलिंगनेस जाहिर करिए, हम आपको इस मंच पर इनवाइट करेंगे, ज्वाइन कराएंगे और आपको अवसर प्रदान करेंगे। तीसरी चीज मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि जब तक हमारा सोच और विचार सही नहीं होगा, हम सही काम कर ही नहीं पाएंगे, सही कर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सफलता हासिल नहीं कर सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए लोगों के सोच विचार और व्यवहार में आमूल चूर परिवर्तन करने के उद्देश्य से मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन कर रहा हूं, निर्देशन कर रहा हूं बल्कि, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स, जिसके 5 मॉड्यूल हमने रखे हुए हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग।
अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक उपलब्ध है, आप क्लिक करिए, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप पांचों मॉड्यूल अलग अलग डिटेल पर जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए, सारा विवरण उपलब्ध है, आप देखिए, अपने को संतुष्ट करिए, और फिर भी कोई अगर शंका है तो हमसे बात कर लीजिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित हो, इसलिए मैंने एक स्पेशल टाइप का रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे केवल आपका कुछ समय मांग रहा हूं। अगर आपके पास 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय खाली है तो उसका दान हमको कर दीजिए, और अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के ही माध्यम से हमारे एक्टिविटी पार्टनर यानी गतिविधि भागीदार के रूप में काम करते हुए इस कार्यक्रम का आप संचालन करिए, हमारे प्रशिक्षण के बाद हमारे गाइडेंस में, और कुछ आपको इनकम भी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उन लिंक को चेक करेंगे और किसी न किसी रूप में हमसे आप जुड़ेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं कि हमको टैक्स देना चाहिए या टैक्स नहीं देना चाहिए। तो पहले तो आइए हम समझते हैं टैक्स क्या होता है और ये यूजर चार्ज से अलग क्यों है। दोस्तों, पहले मैं यूजर चार्ज की बात करूंगा। यूजर चार्ज का मतलब है सेवा प्रभार। मान लीजिए आप रेलवे में यात्रा करना चाहते हैं, रेलवे भी गवर्नमेंट चला रही है। अगर आप स्लीपर क्लास का टिकट खरीदेंगे तो स्लीपर क्लास में आपको बर्थ देने की जिम्मेदारी है रेलवे की, और जो गंतव्य है वहां पहुंचाएगी वो, और एक मिनिमम सुविधा आपको देना पड़ेगा उसको। अगर आप 3rd AC का टिकट खरीदते हैं तो उस तरह की सुविधा आपको देगी, 1st AC का उस तरह का देगी। आप मान लीजिए रोडवेज की बस में चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, तो उसमें अगर आप भाड़ा टिकट खरीदते हैं तो वो सुविधा आपको देनी पड़ेगी, AC बस है, नॉन AC बस है। तो जहां तक यूजर चार्ज या सेवा प्रभार का सवाल है, इसका जो भी पैसा आप पेमेंट करते हो उससे जो सर्विस आपको मिलती है उस संस्था से, उसका सीधा संबंध होता है। लेकिन इसके विपरीत टैक्स एक ऐसी चीज है, उससे जो आप टैक्स पे कर रहे हो और जो लाभ आप ले रहे हो, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है। टैक्स सरकार कलेक्ट करती है, उसका एक पूल बनाती है और उसमें से विभिन्न लोगों को जो जरूरी सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यूजर चार्ज में सीधा संबंध है और टैक्स में कोई संबंध नहीं है। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार टैक्स देते हो और अपनी जरूरत के अनुसार सरकार आपको देती है, तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। अब आइए देखते हैं कि कितने तरह के टैक्स सरकार लगाती है आप पर। तो 2 तरह के टैक्स प्राइमरली आप कर सकते हो, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर। 2 ब्रॉड कैटेगरी में टैक्स को आप बांट सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स, आयकर जिसको बोलते हैं। फिर कारपोरेट टैक्स या कंपनी में जो टैक्स लगता है उनके प्रॉफिट के ऊपर और चीजों पे। तीसरा जो डायरेक्ट टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स, आप डायरेक्टली देते हो अगर आपकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, गिफ्ट टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जैसे आपने कोई मकान खरीदा, उसको बेचा, कुछ लाभ हुआ, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जो भी गेन आपने किया है। कोई शेयर डिवेंचर आप खरीदे हैं वो बेचते हैं, उस पर टैक्स लगता है। तो कैपिटल गेन टैक्स आपको डायरेक्टली देना पड़ता है, जो इनकम आपने उससे की है उससे रिलेटेड जो भी रेट है एक्सेट्रा उससे आपको देना पड़ता है। इसी तरह से वेल्थ टैक्स है। तो ये सारे डायरेक्ट तरह के टैक्स होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट आपसे हाउस टैक्स लेती है, डायरेक्ट आपको देना पड़ता है। अगर हम इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो ये डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कस्टम ड्यूटी है, तो कोई माल अगर बाहर से आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, या बाहर जा रहा है उस पर कोई ड्यूटी लग रही है, तो वो उस माल के जो प्राइस है उसके अंदर रहती है, जो उसको यूज करता है उसको देना पड़ता है। उसी तरह एक्साइज भी है, प्रोडक्शन के लेवल पे वो लग जाती है। जीएसटी है,
जब भी कोई चीज आप खरीदते हो, अगर जीएसटी उस पर लग रहा है तो आपको देना पड़ता है, कास्ट उसकी बढ़ जाती है, आप उसको बेयर करते हो। सेल टैक्स है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, वैट है। हालांकि काफी चीजें अब जीएसटी में आ गई है, कहीं कहीं पे अभी भी है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम थोड़ा सा आंकड़ा अगर देख लें जिससे आपको पता चले कि इनका रिलेटिव क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे ज्यादा जो टैक्स का कलेक्शन एस्टिमेटेड है 24-25 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो है इनकम टैक्स, जो कि 11,87,000 करोड़ के करीब एस्टीमेट है जो उनको मिलने जा रहा है। दूसरे नंबर पर अब जीएसटी आ चुका है, जो कि 10,61,899 करोड़ का अंदाजा उन्होंने लगा रखा है। अब तीसरे नंबर पर कारपोरेट टैक्स आ गया है, जो 10,20,000 करोड़ के करीब है। उसके बाद आपका कस्टम है 2,37,748 करोड़, और इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्साइज 3,19,000 करोड़। पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो बजट का वीडियो उसमें डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स का जो शेयर है काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है पिछले 20 सालों में, जबकि कारपोरेट टैक्स वहीं का वहीं है। काफी इनकम टैक्स का शेयर बढ़ा है, लगभग समझिए कि 16% पहले था, अभी 30% हो गया है, तो काफी इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब सबसे अहम सवाल है कि हम टैक्स पे करें या टैक्स न पे करें, और करें तो क्यों करें, न करें तो क्यों न करें। पहली बात, किसी को आप कोई भी चीज देते हो, चाहे टैक्स है चाहे कुछ भी है, तो आप ये उम्मीद करते हो कि उस पैसे का वो सही उपयोग करेगा। तो अगर वो सही उपयोग कर रहा है, उससे आप संतुष्ट हो, तो निश्चित रूप से आपके मन में ये बात आती है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं टैक्स दे रहा हूं, इसका फायदा किसी न किसी को हो रहा है, हमको हो रहा है, लेनों को हो रहा है। तो हमको ये चेक करने की जरूरत है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं उस पैसे का सरकार कर क्या रही है, कहां तक सदुपयोग कर रही है, कहां तक दुरुपयोग कर रही है। तो सबसे बड़ा, मैं कुछ वेस्टेजेस की तरफ आपका ध्यान दूंगा, जो बर्बादी पैसे की सरकार करती है, कैसे कर रही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे बड़ी बर्बादी यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके सैलरी से टीडीएस कटता है, डिडक्शन एट सोर्स। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? सरकार जो भी पैसा देती है अपने एम्प्लॉय को, जो भी सैलरी देती है अलाउंस से देती है, अपने नेशनल एक्सचेकर से देती है, सेंट्रल अपने खजाने से देती है, और जो उनके सैलरी से टैक्स कटता है वो भी उसी खजाने में वापस जाता है। तो अगर हमारा बाईं जेब और दाईं जेब, दो जेब हमारे पास है, तो बाईं जेब से पैसा निकाल के दाईं जेब, बाईं जेब से निकाल के दाईं जेब में डालने का क्या मैं पैसा खर्च करूंगा? और करूंगा तो मैं मूर्ख हूं कि बुद्धिमान हूं? 5वें वेतन आयोग ने कहा था कि सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी टैक्स फ्री होनी चाहिए। आप सैलरी कम कर दो, मान लीजिए आपका 20% टैक्स आप समझते हो लगता है, 20% कम उनको दीजिए और उनको फ्री कर दीजिए कि आपको रिटर्न कोई मतलब नहीं है आपका। अगर आपकी और कोई इनकम है आप भरिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1-1.5 करोड़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इनके टैक्स रिटर्न को चेक करने के लिए, इनकी सारी चीजों को करने के लिए एक पूरी फौज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उनका सैलरी, उनका अलाउंस, उनके बैठने की जगह, उनकी बिल्डिंग, पूरी की पूरी वेस्टेज है। अगर इन लोगों को कारपोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में लगाया जाए, जो चेक करें कि कितना पैसा उनसे आना चाहिए, सही वो पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पैसा कर की चोरी नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा। लेकिन उनको लगाया जा रहा है सरकारी लोगों के टैक्स रिटर्न को चेक करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए। तो मेरी समझ से ये सबसे बड़ा बेवकूफी का काम है और सबसे बड़ा वेस्टेज है। दूसरी चीज, पिछले बजट में मैंने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे हम खत्म कर सकते हैं, तो मैंने जीरो बेस बजट की बात की थी। जीरो बेस बजट का मतलब है कि जब आप पैसा मांग रहे हो,
किसी एक्टिविटी के लिए, तो पहले तो ये चेक करो कि वो एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है। क्यों करनी चाहिए आज की डेट में? मानिए आपने 10 साल से करते आ रहे हो, आज उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप करते आ रहे हो, और जब पैसा मांगते हो तो पिछले साल कितना खर्च हुआ, 10% ऐड किया और फिर डिमांड पेश कर दी। इस तरह से बजट बनता है हमारा, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बजटिंग सिस्टम। इसलिए तमाम ऐसी एक्टिविटी हमारे गवर्नमेंट में हो रही हैं जिनकी आज कोई जरूरत ही नहीं है। इतने कानून हैं जो कि कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप जीरो बेस्ड बजट अपना लें, केवल 2 चीज चेक कर लें कि कोई एक्टिविटी आज होनी चाहिए कि नहीं। अगर बिल्कुल एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल तो करिए, बिल्कुल करिए। तो दूसरा स्टेज ये आता है कि उसको किस तरीके से करिए। तो आपको उसको कास्ट इफेक्टिव तरीके से, किफायती ढंग से करना है, ताकि कम से कम पैसे में वो चीज हो जाए। तो दोस्तों ये सरकार कर नहीं रही है। ये कॉन्सेप्ट 1984 में पहली बार हमने सुना था और इसको बाद में मैंने पढ़ाया भी, लेकिन 40 साल बीतने के बावजूद अभी भी ये लागू सरकार ने नहीं किया, क्योंकि लोगों का निहित स्वार्थ है इसके अंदर, वेस्टेड इंटरेस्ट है, एम्पायर बिल्डिंग का इंटरेस्ट है। हमारा बजट नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि उसी से कमीशन मिलता है। करप्शन जो वाइड स्प्रेड है उसके पीछे जिम्मेदार है। तो ये जीरो बेस बजट लागू नहीं किया है। दूसरी बात, हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था आउटकम बजट, कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट चेक करो ना। मैं आपको रिजल्ट की अगर बात करूं तो मैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की ज्वाइंट एक सब्जेक्ट है एजुकेशन। जितने एम्प्लॉयर उनका कहना है कि जो पढ़ के निकल रहे हैं वो नौकरी देने लायक नहीं है ज्यादातर लोग उसमें से। और इस बजट में सरकार तमाम कोशिश कर रही है इसकी डेवलपमेंट, ये सब पैसा खर्च कर रही है। तो सवाल यह है कि जो पैसा सरकार खर्च कर रही है अपने स्कूलों पर, टीचर्स पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे, जिनकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट स्कूल को भी देखें और प्राइवेट को भी रेगुलेट करें, ये लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? इस तरह का फालतू के लोगों को पढ़ा के निकालने का क्या मतलब है, जो सवाल न पूछ सकें, क्रिएटिव ना हो सकें, कैरेक्टर खराब हो उनका, डेडिकेशन ना हो, उनकी सोच गलत हो, मेंटल पोल्यूशन हो उनके अंदर, गलत काम करें, क्राइम करें। तो ये जो एजुकेशन पे पूरा का पूरा बजट खर्च हो रहा है, इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम निगेटिव है, देश को पीछे लेके जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम चेक करें कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उससे मिल क्या रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम जनरल बात कर रहे हैं। दूसरा, आप ले लीजिए हेल्थ को, हेल्थ पे भी पैसा खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा होना चाहिए, वो मुद्दा है। मैंने ऑलरेडी पिछले बजट में इस बात को बोला आपसे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी अस्पताल में जाइए तो ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना सफाई है। प्राइवेट में जाओगे तो धांधली है। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो देखे ही देखे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी कंट्रोल करे, क्वालिटी कंट्रोल, और कोई गलत काम ना करे वो लोग। तो वो भी बुरी तरह फेल हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी, जो मेडिकल की ब्यूरोक्रेसी है। तो ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हो, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, किसी को फायदा हो नहीं रहा है, तो इस पैसे का क्या मतलब है करने का? तो इसको टाइट करने की जरूरत है। तीसरी चीज आप ले लीजिए लॉ एंड ऑर्डर। आज मैं एक केस मुकदमा दायर करूं तो पता नहीं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल कब हमको निर्णय मिलेगा। तो क्यों मैं टैक्स दूं? क्यों खर्च किया जा रहा है? अगर खर्च करने के बावजूद हमको न्याय नहीं मिलना है, और जो पुलिस हमारे पैसे से पल रही है, जो तनख्वाह हमारे पैसे से ले रही है, टैक्स के पैसे से, वो हम ही को हरेस करती है हर किसी न किसी ग्राउंड पे आकर के। सरकारी अधिकारी हरेस करते हैं। आप इंडस्ट्री बैठाने जाइए 5 इंस्पेक्टर आएंगे, कल को 20 आएंगे, हर आदमी अपना शेयर मांगेगा और आपको हरेस करेगा। आप नक्शा पास कराना चाहिए, वहां आपको हरेसमेंट मिलेगा। आप पेमेंट भी कर रहे हो और हरेसमेंट भी आपको वापस मिल रहा है। तो सवाल है कि आउटकम अगर नहीं हो रहा है बजट का, जैसे मैंने हेल्थ में मैं एक बात और कहना भूल गया आपसे, कि ठीक है आप सरकारी अस्पताल नहीं ठीक है, तो आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दीजिए बीमा के थ्रू। वो भी आप यूनिवर्सल नहीं कर रहे हो, लिमिटेड रूप में कर रखा है आपने। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार खर्च कर रही है उसके एवज में वो जनता को दे क्या रही है। मैं अपने लिए या किसी व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहा हूं, यूजर चार्ज की बात यहां नहीं हो रही है। जिनकी जरूरत है उसकी जरूरत पूरी क्यों नहीं हो रही है, जब हम अपनी क्षमता के अनुसार टैक्स दे रहे हैं।
उसके बाद मेरा ये कहना है कि जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, पूरे बजट का 14% उसके सैलरी और अलाउंसेस पे जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो जीरो बजट लागू करे, आउटकम बजट लागू करे, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करे। आप शहर की बात देख लीजिए, स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन अगर एक बारिश हो जाए तो आप चलने लायक कोई सड़क नहीं बचती है, कोई हर जगह पानी भरता है, समय से नाले चेक नहीं किए जाते हैं, सफाई नहीं होती है, प्रॉपर ड्रेन नहीं है, लोगों ने कब्जा कर रखा है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सोते रहते हैं। लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे अभी 3 लोग मर गए दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बेसमेंट में लाइब्रेरी खोल रखी थी, पानी भर गया, 3 बच्चे मर गए। तो आफ्टर ऑल क्या वो टैक्स नहीं ले रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? किस बात का टैक्स ले रही है? अगर उसको ये सब चीजें चेक नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, तो सारी की सारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी बस से बदतर होती जा रही है। और फिर आप कहते हो कि हम टैक्स दें आपको। आफ्टर ऑल क्यों टैक्स दें? अब सवाल एक, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टैक्स बंद कर दिए तो ये इलीगल होगा, हमारे पार्ट पे अनलॉफुल होगा, हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि मैं विद्रोह करवाना चाहता हूं, तो मैं ये आपसे नहीं कहूंगा। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में आप जो सर्विसेज आपको चाहिए उसकी मांग तो कर सकते हैं ना, कि हमको ये सर्विस दीजिए, आप एजुकेशन को सुधारिए, मेडिकल को सुधारिए, क्विक हमको जस्टिस मिलनी चाहिए, हमको हरेसमेंट रुकना चाहिए, हमको फ्रीडम टू डू बिजनेस होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज हैं इनकी क्वालिटी के ऊपर तो आपकी अपनी डिमांड हो सकती है। ये तो हो गया रेकरिंग बेसिस पे आप डिमांड कर सकते हो, प्रेशर ग्रुप बना सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन पीसफुल कर सकते हो, चार्टर बना के दे सकते हो, ये सब काम हम कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। और दूसरी बात, जब इलेक्शन होता है तो उस समय आप जब वोट देने जाते हो तो आप क्या दिखता है? हमारी कास्ट का कैंडिडेट वोट दूंगा, हमारे धर्म का हमें वोट दूंगा, ये हमारे लिए मंदिर बनवाएगा मैं वोट दूंगा, ये हमको रिजर्वेशन दिलवाएगा इसलिए मैं वोट दूंगा। सवाल यह है कि आपके डे टू डे लाइफ पे क्या हो रहा है? सवाल है कि पूरी गवर्नमेंट नौकरी अगर आप जोड़ लेंगे तो 1.5 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी है, 60 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? उसमें कौन सा रिजर्वेशन दे पाओगे आप? तो सारा का सारा जो डिस्कशन है रिजर्वेशन पे केंद्रित हो जाना, धर्म पे केंद्रित हो जाना और रेवड़ी बांट बांट के वोट लेना, लॉन्ग टर्म कोशिश नहीं करना सुधारने का, ये गलत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कंक्लूजन के तौर पे कि आप टैक्स दीजिए जो करंट टैक्स है, लेकिन साथ में डिमांड करिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि हमारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी समझ नहीं पाता क्या है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे आपने कोई जमीन बेची तो ये नियम है 2 साल के अंदर आपको दोबारा जमीन खरीद करके आपको उस पर मकान बनवाना है, अदरवाइज आपको कैपिटल जो गेन का जो टैक्स का रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। तो बीच में एक और प्रोविजन डाल दिया कि 6 महीने के अंदर आपको उसको बांड में डालना पड़ेगा, NHI और कहीं कहीं। तो आम आदमी कैसे समझेगा इस चीज को? क्या वो जा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा भर करके समझेगा कि कैसे मैं टैक्स भरूं? आप क्यों नहीं सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो स्लैब सिस्टम और इस सारी चीजों में? क्यों नहीं यूनिफॉर्मिटी ला रहे हो आप? क्यों नहीं आप ट्रांजैक्शन टैक्स लगा रहे हो? जो तमाम बिजनेसेज हैं जो कि छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, वो 1 लाख रुपया पर डे कमा रहे हैं, 50,000 रुपया पर डे कमा रहे हैं, एक नया पैसा टैक्स नहीं दे रहे, सब ब्लैक में हो रहा है काम। तो आप ऐसे सिस्टम लाइए कि आप कैश ट्रांजैक्शन को कम करिए, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दीजिए और ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए उस पर, भले कम रेट पे लगाइए, कम से कम ऑटोमेटिक टैक्स मिलता रहेगा सरकार को डिफरेंट लोगों से, फिर अलग से उनको जरूरत नहीं रिटर्न भरने की। सब तो टैक्स के अंदर सुधार की जरूरत है, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है और साथ में उस पैसे का सदुपयोग किए जाने की जरूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे आप व्यूअर हो इस वीडियो के, आप हमारे इस देश के सिटीजन हो, तो आपको इस पर विचार करने की जरूरत है कि जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं साहब कुछ ही लोग पेमेंट 1.5 करोड़ ही लोग टैक्स करते हैं पेमेंट। आप गलत मान रहे हो। आपको मैंने बताया कि नंबर 1 पे आज की डेट में इनकम टैक्स है, फिर GST का नंबर आता है।
जीएसटी के बारे में आपको पता नहीं है कि बॉटम 50% पॉपुलेशन जिसके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, 60% जीएसटी भर रही है। इसलिए हर आदमी टैक्स पे कर रहा है, चाहे गरीब अमीर चाहे कोई भी हो, चाहे लो इनकम ग्रुप हो, चाहे मिडिल इनकम हो, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, एफ्लुएंट क्लास हो, हर आदमी टैक्स भर रहा है। इसलिए ये सवाल सब पे समान रूप से लागू होता है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से दोबारा सुनेंगे और समझेंगे कि अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपको उसके बदले में कुछ मिलना भी चाहिए। सोसाइटी को कुछ मिलना चाहिए, लोगों को कुछ मिलना चाहिए। जो टैक्स का प्रिंसिपल है वो फॉलो होना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुनें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचनाएं जाएं, आप बेहतर इंसान बने, आपका व्यक्तित्व मजबूत हो और आप सफलता प्राप्त करें। और अंत में मैं ये कहना नहीं भूलूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा जो धन होता है निरोगी काया होती है। इसलिए आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, खाने का ध्यान रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और मेडिकल के खर्च को कम करिए और सेविंग जरूर करिए कुछ न कुछ। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन जरूर दबाएंगे, ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।